हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट्स, चलो चलो जुड़िए। वेलकम है आपका नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और पीछे अपने चार्ज के बारे में पढ़ा, आवेश के बारे में, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और लेक्चर नंबर 2 में हम आवेश के मूल गुणों के बारे में बात करेंगे। आवेश के मूल गुण। इससे पहले मैं आपको बता चुका कि आवेशन की 3 विधियाँ। आप घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न कर सकते हैं रगड़ करके, प्रेरण द्वारा, वस्तु के बिना कांटेक्ट बनाए हुए आप आवेश कर सकते हो प्रेरण द्वारा, और थर्ड बेटा आप कर सकते हो चालन द्वारा। आवेश के मूल गुण आपके 12th एनसीईआरटी में 3 दिए में, ये 3 गुण आपको डीटो याद रखने हैं। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्जों को ऐड कैसे करते हैं। आवेशों की योज्यता, आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि है। इसका हमें बेसिक पता होना चाहिए, और ये दोनों बोर्ड में पूछे जाने वाली चीज़ है। अब वन बाई वन को अपने डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट आपने इधर देखा कि आवेशों की योज्यता, तो इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में चलता हूँ कि आवेशों की एडिटिविटी कैसे होती है या उनके जोड़ कैसे होते हैं। आवेश एक योज्यात्मक राशि है। आवेशों का योग करते समय कैसे करें। देखो भैया, फिजिक्स में 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। एक तो कोई राशि अदिश हो, एक राशि अदिश होने के साथ साथ वो प्लस भी हो सकती है और माइनस। जैसे अदिश राशि है तो केवल प्लस हो, ऐसी अदिश राशि। जैसे ऐसी कौन सी होती है सर? ऐसा बेटा, एक तो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और दूसरा जो प्रतिरोध होता है वो भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ऐसी स्केलर क्वांटिटी जो केवल प्लस होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान है, प्रतिरोध है, गतिज ऊर्जा है, ये कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन कुछ अदिश राशियाँ ऐसी होती है जो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। जैसे आपका आवेश है तो आवेश प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, आवेश प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। और तीसरी राशि होती है सदिश, जो दिशा होने के साथ साथ सदिश योग नियम की पालना भी करती है, सदिश राशियाँ। तो बेटा फिजिक्स में जब जोड़ करेंगे तो अदिश राशियों का तो जोड़ वही है जो क्लासों में हम जोड़ पढ़ते आए हैं, वही है। और अदिश राशियाँ जो प्लस और माइनस हो सकती हैं, उनका जो योग होता है वो होता है बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक एडिशन, बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक एडिशन। और ये सदिश योग है ही। समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं, ट्राइंगुलर रूल लगाते हैं, तो वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाला रूल लगेगा इसमें। तो एक बार इसी की बात करते हैं कि हमारा जो आवेश है वो अदिश राशि तो है, लेकिन आवेश प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। तो सर जब आवेश का योग करेंगे तो क्या आवेश का बीजगणितीय योग होगा? यस। जैसे कोई एक निकाय है, ये एक निकाय है, इस निकाय में कई सारे आवेश हैं। इस निकाय में आवेश हैं Q1, Q2, Q3 और Q4। ये बेटा 4 आवेश हैं। ये आवेश कैसे कैसे हैं देखो। मैंने माना पहला आवेश 2 कूलम, दूसरा आवेश -3 कूलम, तीसरा आवेश +5 कूलम, और 4 नंबर जो Q4 है वो आपका है 4 कूलम। ये पॉजिटिव है, धनावेश है, ये ऋणावेश है, ये धनावेश है और ये धनावेश है।
तो हम अगर इस निकाय के ऊपर कुल आवेश की बात करें तो हम क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस Q4, यानी चारों आवेशों का योग करेंगे। और कौन सा योग करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग कैसे करेंगे कि एक बार लगाना सभी के बीच में प्लस है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर प्रकृति लगानी है। जैसे मैंने Q1 लगाया तो Q1 पॉजिटिव है, तो Q1 हो गया प्लस 2 कूलम, और ये फिर प्लस Q2 कैसा है, -3, तो एक बार -3 कूलम को आप अंदर लिख लें। फिर प्लस थर्ड Q3 कैसा है, +5, और Q4 कितना है, +4। तो हम क्या करेंगे, जो जिसकी नेगेटिव प्रकृति है वो एक बार ब्रैकेट में शो कर देंगे, और अगर हम पॉजिटिव वाली अंदर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे इस निकाय के ऊपर मैंने आपको कहा कि 4 आवेश हैं, तो आप लिखते समय क्या लिखें, Q1 लिखें प्लस Q2 लिखें प्लस Q3 लिखें और प्लस Q4 लिखें। जो जैसा है वैसा अंदर लिखते जाएं। 2 कूलम, सेकंड -3 कूलम, कूलाम भी बोलते हैं इसको, साइंटिस्ट का नाम है ये, इधर मैं मात्रक की बात कर रहा हूँ। Q3 प्लस 5 कूलम, और Q4 है वो है 4 कूलम। तो टोटल आवेश जब हम निकालेंगे Q, तो अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 कूलम -3 कूलम और प्लस 5 कूलम और 4 कूलम। अब बेटा सीधा योग करना है Q। जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ -1 रह गया और ये 8 कूलम हो गया, 8 कूलम। कैसा, पॉजिटिव, ऐसे लिख देंगे। तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आवेश माइनस का है तो एक बार उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें, फिर ब्रैकेट ओपन कर लें। आवेशों की जब भी योज्यता होगी, योग होगा, तो कौन सा योग होगा, आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। क्यों होगा बीजगणितीय योग, क्योंकि आवेश प्लस भी है और माइनस भी है। ऐसी और भी क्वांटिटी आएगी, विद्युत विभव की बात करेंगे तो वो भी प्लस होता है और माइनस होता है, और फ्लक्स आएगा, एक विद्युत फ्लक्स आएगा, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग से प्राप्त किया जाता है। इसको आप स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हो, किसी निकाय पर कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय, इस वर्ड को जरूर यूज करें आप, बीजगणितीय योग से प्राप्त किया जाता है। प्लस है तो प्लस यूज करें, माइनस है तो माइनस यूज करें। जैसे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड और करें तो इस ऐसा भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। यहाँ ये बीजगणितीय योग ही बता रहा था। जैसे हमारे पास इसके ऊपर Q आवेश है, ऐसा पहले मैंने बताया था आपको। अगर दूसरा एक चालक इसके पास ले आते हो जो आइडेंटिकली सेम है, आइडेंटिकली सेम का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकली सेम का मतलब है कि आइडेंटिकली सेम का मतलब है कि ये ऐसा जितना इसका आकार है उतना ही इसका आकार है। ये A था और सेम आकार का B है, इसके पास Q आवेश है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये उदासीन है। जैसे ही आप इसको अलग करोगे A और B को, जैसे ही आपने A और B को अलग किया तो इसके पास भी आवेश आधा हो जाएगा और इसके पास भी आवेश आधा हो जाएगा। यही बताता है कि आवेशों की योज्यता थी। ये आपको ये बता रहा है कि ये जो Q आवेश था ना, वो इन दोनों के जोड़ से प्राप्त हुआ था, Q/2 और Q/2 से। आवेशों की योज्यता समझ में आई है आपके। सेकंड पे चलते हैं। आवेश एक संरक्षित राशि है, आवेश एक संरक्षित राशि है, संरक्षित राशि है।
इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत बच्चा आराम से जानता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। जैसे आप ऊर्जा का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप ऊर्जा को न तो आप उत्पन्न किया जा सकता न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। तो भैया ऊर्जा का किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे के ऐसे आवेश को, आवेश क्या होता है कि आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं न आवेश को नष्ट कर सकते। आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे शिफ्ट किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर कोई विलगित निकाय है, अब मैं स्टेटमेंट सिखाता हूँ आपको। ये तो अपनी जो लाइन है वो एक चिर परिचित और जिससे हम बहुत पहले टाइम से परिचित हैं ऊर्जा के बारे में, वो का वही स्टेटमेंट है। इसमें मैंने ऊर्जा को रिप्लेस कर दिया और आवेश को ले आया। तो आवेश एक संरक्षित राशि है, इसका मतलब संरक्षित है, ये जितनी है उतनी रहेगी ये। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि ये एबोनाइट की रोड है, एबोनाइट की रोड को हमने किससे रगड़ा था? बिल्ली की खाल से रगड़ा था। रगड़ने से पहले एबोनाइट की रोड पर 0 आवेश है, इस पर भी कोई आवेश नहीं है, 0 आवेश है। इसका मतलब रगड़ने से पहले टोटल आवेश कितना है? 0। ये रगड़ने से पहले कुल आवेश है। घर्षण से पहले या रगड़ने से पहले निकाय पर कुल आवेश। ये निकाय क्या है? निकाय के अंदर 2 ही चीज़ें, एक एबोनाइट की रोड है और एक बिल्ली की खाल है। रगड़ने से पहले निकाय पर कुल आवेश कितना है? 0। अगर हमने एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि बड़ा नाम नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से ट्रांसफ़र हो गए किस पर? एबोनाइट की रोड पर। अगर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो इस पर कितना आवेश आया? सर -2e आ गया। तो इस पर कितना आएगा? इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके पास आवेश आ गया +2e। तो हमने ये तो कह दिया कि आवेश इस पर भी उत्पन्न हो गया और इस पर भी उत्पन्न हो गया, लेकिन पूरे निकाय पे आप गौर कीजिए, इन दोनों का कुल आवेश कितना है? कुल जोड़ते हैं। कुल आवेश कैसे होगा? बीजगणितीय योग करूं तो पहले हमने जो बीजगणितीय योग किया था Q 0 + 0 = 0। अब जो Q करेंगे घर्षण के बाद, इस पर कितना है? -2e और प्लस उस पर कितना है? +2e। तो टोटल आवेश अब भी क्या है? 0, क्योंकि जितना माइनस है उतना का उतना प्लस है। तो रगड़ने की प्रक्रिया के बाद भी कुल आवेश कितना आया? 0। यानी किसी निकाय के ऊपर रगड़ने से पहले जितना आवेश होगा रगड़ने के बाद भी आवेश उतना ही होगा। इसका मतलब आवेश को हमने स्थानांतरित किया है, इससे आवेश को इस पर शिफ्ट कर दिया, इस पर +2e हो गया और इस पर -2e हो गया। तो ये आपके आवेश संरक्षण का उदाहरण हो गया। इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? किसी विलगित निकाय पर, किसी विलगित आइसोलेटेड निकाय पर, या आप इसको वियुक्त निकाय कह सकते हो, ऐसा निकाय जिसका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, वियुक्त निकाय पर, किसी विलगित निकाय पर या वियुक्त निकाय पर कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, नियत रहता है। यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन नया उसमें पैदा नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता आवेश। इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे सिग्मा Q ऑफ सिस्टम, बट सिस्टम इज आइसोलेटेड। निकाय आइसोलेटेड होना चाहिए, दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर n है तो शुरू वाले से लेकर के nवें तक कुल आवेश क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, नियत रहने वाला है। कुल आवेश का मान नियत रहेगा। आप वो जोड़ा ले सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर, इसको नोट डाउन कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पॉज कर लें। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? और कोई भी एक बैलेंस इक्वेशन रख दो आप। जैसे ये इक्वेशन आगे खूब काम आने वाली है आपके। 92 यूरेनियम 235, इसके ऊपर मैंने न्यूट्रॉन की बौछार की, न्यूट्रॉन डाला इसके ऊपर, तो इसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, बेरियम
प्लस क्रिप्टॉन। बेरियम आपका 56 नंबर पर और क्रिप्टॉन आपका 36 के ऊपर। इसका ऊपर का नंबर है 144 144 और इसका नंबर है बेटा 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन और निकल गए। ये मैंने एक बैलेंस इक्वेशन लिखी है जो न्यूक्लियर फिजिक्स में फिजिक्स सेकंड के अंदर मैं काम में लेने वाला हूँ इसको। इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो चीज़ होती है ना, यहाँ ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इनके कारण ये परमाणु का क्रमांक है, ये नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, ये आवर्त सारणी में स्थान भी है। तो इसके पास कितना आवेश है? यूरेनियम के पास 92 ई के बराबर आवेश है। ई के बराबर कैसे हुआ सर? क्योंकि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन प्रकृति में प्लस का होता है। तो इसके पास 92 ई आवेश है और बेटा इसके पास कितना है? 0 है सर। तो ये कितना ई हो गया? अभिक्रिया संपन्न होने से पहले इन दोनों से बने हुए निकाय पर कुल आवेश कितना था सर? 92 ई। वेरी गुड। इस पर कितना है? इस पर है 56 ई प्लस 36 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का ई, और प्लस ये 3 न्यूट्रॉन है, तीनों के पास ये 0 0 0 है, तो ये कितना हुआ? 0। अब इनको जोड़ें जरा, इसको जोड़ते हैं तो इसका कुल आवेश कितना आ रहा है? 56 और 36, ये भी कितने हुए? 92 ही। तो देखो अभिक्रिया संपन्न होने से पहले भी 92 है, बाद में भी टोटल कितना है? 92। लेकिन ये कैसे? पहले 92 एक 92 92 एक जगह था और 0 एक जगह था, यानी ऐसा कोई निकाय था उसमें यहाँ पड़ा था 92 ई। हमने कुछ प्रोसेस किया तो इसको हमने 2 में कर दिया, इधर एक जगह हमने 56 कर दिया और एक जगह हमने 36 कर दिया। नया कुछ नहीं पैदा किया, हमने आवेश को शिफ्ट कर दिया एक जगह से दूसरी जगह। तो वियुक्त निकाय के ऊपर कुल आवेश कितना रहा? 0। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आप काम में ले सकते हैं इसको। ये बेस्ट कैसे है सर? क्योंकि ये एक चैप्टर का महत्वपूर्ण पार्ट है, जब नाभिक का चैप्टर आएगा तब। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन, नाम लिखता हूं मैं इधर। ये क्या चीज है? ये बेटा है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। नाम लिखता हूं मैं इधर हिंदी में। ये बेटा पॉजिट्रॉन है। आप ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का दुश्मन है ये, एक दूसरे के दुश्मन है ये इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है, तो एक दूसरे को ये नष्ट कर देंगे और हमें मिलेगी गामा, और प्लस एनर्जी मिलेगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एग्जाम्पल मैंने इधर किस लिए लिया है? मैंने इधर इसलिए लिया है कि इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि निकाय के ऊपर अभिक्रिया से पहले जितना आवेश था बाद में उतना ही आवेश है। इस पर कितना है? ये आवेश होता है यहाँ वाला, कितना ई? माइनस ई। इस पर कितना ई? प्लस ई। ये आवेश का बीजगणितीय योग। तो टोटल कितना हुआ बेटा? 0। अभिक्रिया संपन्न होने से पहले इस निकाय के ऊपर कुल आवेश था 0। अभिक्रिया जब संपन्न होगी तो यहाँ क्या बना? फोटोन बना, एक गामा बनी। और फोटोन के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। गामा जो होता है वो एक विराम अवस्था में उसका न तो कोई द्रव्यमान होता और एक आवेश रहित कण है, उदासीन है। इसके पास कोई भी आवेश नहीं है, इसके पास 0 है, ये तो एनर्जी है। तो बाद में भी कितना आवेश है? 0। और पहले भी कितना है? 0। तो आशा करता हूँ आपको आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझ में आया होगा। यानी कोई भी एक विलगित निकाय है, उसके ऊपर जितना कुल आवेश है वो क्या रहेगा? उसका नियत रहने वाला है। आप कोई सी भी एक बैलेंस इक्वेशन लिख दें जो दोनों साइड से संतुलित होनी चाहिए, वो एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आवेश के 3 गुण बताए मैंने। पहला बताया आवेश की योज्यता, दूसरा आपको मैंने बताया आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और थर्ड पे आते हैं अब 3 नंबर पर। 3 नंबर, आवेश क्वांटीकृत राशि।
आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत या आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। इसको बड़ा अच्छे तरीके से समझना आपको। आवेश क्वांटीकृत राशि है, ये क्या होती है? देखो, ये वस्तु है, कोई भी वस्तु है। मैं आपको ये कहूं कि इस वस्तु को हमने रगड़ा तो इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा। मैं आपको कहता हूं कि इस वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, आप कहोगे ठीक है सर। मैं आपको कहूं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकला, आप कहोगे ओके सर। मैं आपको कहूं कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो आप कहोगे ओके सर। लेकिन मैं यदि आपको ऐसे बोलूं कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले 1.5 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकले, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 1.5 कैसे निकल सकते हैं? 1.5 तो नहीं निकल सकते, 1.5 कैसे होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन पूरा और 1 आधा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा भी जैसे मैं बोल दूं 2.7 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पूर्ण संख्या में आएंगे, पूर्ण संख्या में ही जाएंगे। या तो इस पे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे आप कहेंगे, ये कह सकते हो कि वहाँ कितने आदमी आए, तो आप कहोगे 3 आदमी आए, 2 आए, 4 आए, तो पूर्ण संख्या में आएंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते पूर्ण 3 आदमी आए, 2.5 आदमी आए, 1.5 आदमी आए। तो इलेक्ट्रॉन जब भी किसी वस्तु के ऊपर स्थानांतरित होंगे या किसी वस्तु पर आएंगे या जाएंगे तो हमेशा ई के गुणा में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ई। तो किसी भी वस्तु के ऊपर जब आवेश स्थानांतरित होता है, एक पे प्लस आना है एक पे माइनस आना है, तो ये किसके रूप में आएगा? ई के रूप में। और ई का कैसा गुणा आएगा? पूर्ण गुणज। ई का पूर्ण गुणज। एन क्या है सर? एन बेटा नंबर है। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू सो ऑन, कोई भी इंटीजर नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6, ये दशमलव संख्या नहीं होगी। ऐसा आवेश प्लस भी आ सकता है और माइनस। इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसी से तो उस पर प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसी पे आगे तो उस पर माइनस आ जाएगा। जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो बॉडी पे चार्ज कैसा आता जा रहा था? प्लस। ये काफ़ी पूछे जाने वाली चीज़ है। इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमें आवेश दिया हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हो कितने निकल गए तो हम ये बता सकते हैं वस्तु पर आवेश कितना आया। इसको सूत्र से लिखा है अभी मैंने, इसको स्टेटमेंट में डालता हूँ। आवेश हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है, या आप कह सकते हो या उपलब्ध रहता है। उपलब्ध रहता है। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होगा तो ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। यानी किसी पे आवेश जनरेट होगा तो Q बराबर होगा प्लस माइनस एन ई। एन एक पूर्ण संख्या है और ई क्या है? ई वही इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये एन क्या है यहाँ? ये तो ई हो गया, और एन बेटा है 1 2 3 डैश डैश डैश, ये कोई सा भी नंबर। तो किसी वस्तु पर आवेश उपलब्ध होगा या स्थानांतरित होगा तो हमेशा ई के रूप में होगा। इस पे पूछे जाना वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। आवेश किसके रूप में उपलब्ध रहता है? ई के रूप में। तो इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटा लिखिए तो आप लिख देंगे ई, या ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे। या आपसे पूछ रहा जाए कि आवेश का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, तो न्यूनतम मान ई के बराबर हो सकता है। मिनिमम चार्ज पॉसिबल तो देन यू से दैट ई। इधर मैं 2 क्वेश्चन ऐड कराता हूं आपको। आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना है? द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ
चार्ज आवेश का, तो आवेश न्यूनतम कितना हो सकता है ई, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस, ये तो दोनों प्रकृति हैं। न्यूनतम संभव आवेश कितना है, देन यू से दैट सर ई। न्यूमेरिक वैल्यू पूछे तो बेटा ये प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ये सी कूलाम आवेश का मात्रक। आवेश का क्वांटा या आवेश की मूल इकाई, आवेश का क्वांटा या आवेश की मूल इकाई, तो आप क्या कहेंगे, ई है। आवेश का क्वांटा क्या होता है, ई, यानी आवेश होता है वो तत्व मान लेने में समर्थ नहीं है। आवेश है वो तत्व मान लेने में समर्थ नहीं है। ये क्या लेता है, एक ही, दो ही, तीन ही, चार ही, पाँच ही, ऐसा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो आवेश का क्वांटा जब भी पूछें तो देन यू राइट दैट ई। तो मैंने आपको मोटा मोटी 3 गुण बताए, इसके मूलभूत 3 गुण लगते हैं आपके एनसीईआरटी में। आवेश की योज्यता, बीजगणितीय योग होगा। आवेश संरक्षित राशि है तो आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नए आवेश को नष्ट किया जा सकता। तो आवेश को क्या किया जा सकता है, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर स्थानांतरित किया जा सकता है, और आवेश जब भी स्थानांतरित होगा तो ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। आवेश की इकाइयां, यूनिट ऑफ चार्जेस। आवेश की इकाई, एक तो आपसे पूछी जाए आवेश की एसआई यूनिट क्या है, एसआई इकाई क्या है। तो आगे हम कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं। स्थिर विद्युत में कूलाम का नियम लगता है, तो कूलाम साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में इसका मात्रक क्या रखा गया, कूलाम। कई जगह कूलाम्ब लिखा होता है, कूलम्ब, कूलाम, इसका संकेताक्षर होता है सी, साइंटिस्ट का नाम है ये। तो आवेश की ऐसा इकाई क्या है, तो देन यू से दैट कूलाम। आवेश की सीजीएस इकाई क्या है, ऐसा ही है वो तो बेटा एमकेएस की डेवलप फॉर्म ही है। यानी आवेश बना किससे, कूलाम किससे बना, तो कूलाम किसके बराबर है, आई बराबर आपने पढ़ा था क्यू बटा टी। आवेश मूल राशि तो है नहीं, धारा मूल राशि और समय मूल राशि है, तो क्यू बराबर क्या सूत्र बना, आई इंटू टी, आई इन, हाँ भाई। तो आपको मैंने ये बताया कि आवेश की एसआई जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस होता है बेटा ईएसयू। ईएसयू को हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, एफआर से लिखते हैं इसको। ईएसयू का पूरा नाम देखो आपको याद करना पड़ेगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मेरे साथ साथ बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई, स्थिर विद्युत इकाई, स्थिर विद्युत इकाई। एफआर क्या है, एफआर फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। इन दोनों में एक रिलेशन होता है। देखो एसआई मात्रक होता है कूलाम और सीजीएस मात्रक होता है इसका फ्रैंकलिन या ईएसयू। ईएसयू का पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर आप इसका सबसे छोटा मात्रक पूछा जाए, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई, आवेश की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई है वो बेटा फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन। ये नाम कहाँ से पड़ा, देखो कूलाम है वो भी एक साइंटिस्ट का नाम है और फ्रैंकलिन है वो भी एक साइंटिस्ट का नाम है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसी ने बताया था कि आवेश की दो प्रकार का होता है आवेश, एक धनावेश और एक ऋणावेश। जो आवेश का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चलते हैं उसका नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन का किया है। लिख देता हूँ मैं इधर, साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूँ। अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि आवेश की प्रकृति या आवेश की ध्रुवता दो प्रकार की होती है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। उसने बाई एक्सपेरिमेंट ये बताया कि जो एबोनाइट की रोड के ऊपर आ रहा है आवेश और जो कांच की छड़ के ऊपर जो आवेश आ रहा है उनकी प्रकृति सेम नहीं है। अगर एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास ले जाते हैं, जैसे एबोनाइट की छड़ है, बिल्ली की खाल से रगड़ दी
ये एबोनाइट रोड है, एबोनाइट। एक दूसरी एबोनाइट की रोड और है, उसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ दी, तो वो भी कैसी है, एबोनाइट। इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इस पर भी आवेश आ गया और इस पर भी आवेश आ गया, तो दोनों एक छड़ के लटका करके दूसरी छड़ पास ले जाएंगे, दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर भागेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये भी माइनस की है और ये भी माइनस, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा। ओके। और जो अगर हम ऐसे ही मैं एक कांच की रोड ले लूँ, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ूँ, तो इस पर प्लस आ गया। दूसरी एक अन्य कांच की छड़ ली, रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो उस पर भी प्लस आ गया। प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस पर उत्पन्न हुआ आवेश और इस पर उत्पन्न हुआ आवेश, ये भी प्रतिकर्षित कर रहा है, ये भी प्रतिकर्षित कर रहा है। लेकिन एक कांच की रोड को और एक एबोनाइट की रोड को ले आओगे तो इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण। तो यहाँ से दो गुण आए, एक तो आकर्षण का गुण आया और एक प्रतिकर्षण का गुण आया। तो इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि इस पर उत्पन्न हुआ आवेश और इस पर उत्पन्न हुआ आवेश की प्रकृतियां अलग अलग है। तो उसने नामाकरण कर दिया, एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन जिस पर आएंगे उस पर माइनस आवेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जिससे जाएंगे, जिस पर कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन का, तो उस पर क्या आ जाएगा, माइनस का आवेश आ जाएगा। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई नोट डाउन फ्रैंकलिन है, और फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम के आधार पर पढ़ा। और नामकरण जो है आवेशों का धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दे आर डिसाइड बाय द बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन है बेटा, इसको भी आप जहन में रखेंगे, नोट करेंगे। एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, तो 3 × 10⁹ ESU। एक कूलाम में इतने ESU होते हैं। ESU को ही हम फ्रैंकलिन बोलते हैं। आवेश की छोटी इकाई मैंने बताई आपको, तो ऐसे ही आवेश की सबसे बड़ी इकाई, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की सबसे बड़ी इकाई, आवेश की सबसे बड़ी इकाई है फैराडे, फैराडेज। फैराडेज। एक फैराडेज में कितना आवेश होता है, तो 96,500 कूलम। ये चारों चीज़ें दिमाग में रखेंगे। और बाद में चुंबक वाला चैप्टर बेटा जैसे ही आएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक अन्य इकाई होती है चुंबकीय इकाई, उसको बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये तो है विद्युत वाली, और ये है विद्युत चुंबकीय इकाई, विद्युत चुंबकीय इकाई। वो था ESU। ESU तो इस चैप्टर में काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम में लेते हैं, और चुंबकों वाले चैप्टर में हम काम में लेंगे EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो मैं इनका भी रिलेशन लिख देता हूं, तो ये चारों एक जगह लिख देता हूं मैं। 1 कूलम 3 × 10⁹ ESU, एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन, इसको आप फ्रैंकलिन भी कह सकते हो, एक EMU में कितने कूलाम होते हैं, तो 10 कूलाम। अगर मैं इनको एक ऑर्डर में सेट करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा EMU बड़ा है, उससे छोटा कूलाम है, और सबसे छोटा ESU यानी फ्रैंकलिन है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से आप ये बना सकते हो कि एक EMU में कितने ESU होते हैं। तो आप इधर लिखोगे एक EMU, इधर लिखोगे 10 का 10, और कूलाम, एक कूलाम में कितने ESU होते हैं वो लिख दो, 3 × 10⁹ ESU। तो बेटा ये टोटल कितने हो गए, तो 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁹ और एक 10 हो गए ESU। ये रिलेशन हो गए तीनों के। किसी का पूछ ले हम बता देंगे इजीली, नो प्रॉब्लम। और एक इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडेज। ओके, तो आज के लिए
सेकंड लेक्चर में इतना करते हैं, अभी हम बेसिक चल रहे हैं तो धीरे धीरे अपने अपलिफ्ट कर लेंगे लेवल को। और जैसे जैसे आगे चार्ज की बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसके बाद गुलाम का रूल आने वाला है, फिर शानदार हो जाएगा बेटा, चैप्टर डेरिवेशन भी आएंगे। एवरीथिंग इज ओके, बने रहिए मेरे साथ। ओके खटैक।